ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं टिश्यूज चैप्टर 1 शॉर्ट। जो कुछ भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर अप कर रखा है। स्टार्टिंग हम करेंगे आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक से, जो है क्या प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप के टिश्यूज के बने होते हैं। फिर हम ग्रेजुअली पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, परमानेंट टिश्यू के बारे में। फिर हम एनिमल टिश्यूज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम चारों टाइप के एनिमल टिश्यूज कवर करेंगे, जो है आपके एपिथेलियल, muscular, connective and nervous tissue. So session is gonna be really helpful for you all. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। इसी थॉट के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज होते क्या है। हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा था कि सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, बिल्डिंग ब्लॉक सेल ही होता है। अब सेल्स एक दूसरे से कंबाइन करती हैं और बनाती हैं टिश्यूज। यानी कि एक टिश्यू के, जो एक टिश्यू है उसकी जो भी सेल्स हैं उनका सेम होगा ओरिजिन, सेम होगा फंक्शन। इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। लेट्स से दिस इज द लिवर। ये लिवर आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब लिवर क्या दिखा रखा है, इन टर्न किससे बना है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को कंबाइन करके बना है। और टिश्यूज कैसे बने हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स को कंबाइन करके बने हैं। अब इस टिश्यू के, यानी कि जो लिवर का जो भी टिश्यू है, जो भी लिवर बना रहा है, इन सारे टिश्यूज का सेम होगा ओरिजिन, मतलब वो एक जगह से ओरिजिनेट हुए होंगे और इवन वो फंक्शन भी एक ही परफॉर्म कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लिवर के कुछ टिश्यूज स्टमक के टिश्यूज जैसे दिख रहे हैं या लिवर के कुछ टिश्यूज आपके लंग्स के टिश्यूज के जैसे दिख रहे हैं। नहीं, ये सारे टिश्यूज का ओरिजिन भी सेम होता है, इवन फंक्शन भी सेम ही होता है। तो टिश्यूज ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका सेम ओरिजिन होता है, सेम फंक्शन होता है। यही डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन इज योर टिश्यूज। ठीक है, तो सेल हम समझ गए, टिश्यूज हम समझ गए। कुछ नहीं, बस ग्रुप ऑफ सेल्स को कंबाइन कर दिया और टिश्यू बना दिया। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक डेफिनेशन टिश्यूज की। अब टिश्यूज एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और ऑर्गन बनाते हैं, जैसा हमने यहां पे देखा। ये क्या है, देखिए ये है सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स ने कंबाइन करा, टिश्यू बनाया। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज ने कंबाइन करके बनाया क्या, ऑर्गन। अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो कि एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे अगर अपन ऑर्गन की बात करते हैं, लेट्स से वी हैव द लिवर। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सब कंबाइन करके बना रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये सारे सिस्टम कंबाइन करके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हमें पहले पढ़ना है कि टिश्यूज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इतने वैरायटी के टिश्यूज आखिर प्रेजेंट ही क्यों हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखें वो दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब वो एक सेल के बने होंगे और मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल के बने होंगे। अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो यूनिसेलुलर का हो गया अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स का एग्जाम्पल हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब बात आती है ये कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतने सारे टिश्यूज, वैरायटी के टिश्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतने सारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है एक मल्टीसेलुलर बॉडी के अंदर। जैसे आप अपना एग्जांपल ले सकते हो, हमारे अंदर कितने सारे सिस्टम है, तो इन सारे सिस्टम की ज़रूरत ही क्या है। देखिए अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मगर अपन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि हमारे अंदर इतने सारे सिस्टम्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा, तो क्या आपको लगता है कि एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है? ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत सारी सेल्स कंबाइन कर रही हैं, टिश्यू बना रही हैं, ऑर्गन सिस्टम है और इवन ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाए। अब अगर अपन अपनी बॉडी ये देखें तो हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं। एनिमल टिश्यूज की बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं बात करती हूँ, देखिए यहाँ पे सेल्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, जैसे कि एनिमल सेल है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही है, बट बहुत सारी एनिमल सेल कंबाइन करके ऑब्वियसली मसल सेल कंबाइन करके क्या बना रही होंगी, मैस्कुलर टिश्यू बना रही होंगी। तो यहाँ हम सेलुलर प्रोस्पेक्टिव पे देख रहे हैं कि बहुत सारी मसल सेल्स कंबाइन कर रही हैं एंड दे आर फॉर्मिंग मैस्कुलर टिश्यू। नर्व सेल है, बहुत सारी नर्व सेल कंबाइन करेंगे, नर्वस टिश्यू बनाएगी। अगर अपन एक सेल को देखें
जैसे एक मसल सेल को देखें तो मसल का क्या काम है बेसिकली, मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी, और इसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो पाता है, लिम्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, डिजिट्स मूव कर रही हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं। ऐसी जो नर्व सेल्स हैं जो कि मिलजुल कर नर्वस टिश्यू बना रही है, वो इम्पल्सेस को कैरी करती हैं बॉडी में। आपने कोई गर्म प्लेट छुई, आपने हाथ पीछे कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है न्यूरॉन्स के रिस्पेक्ट में जा रही है, सब मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। एंड न्यूरॉन्स एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हमारी मल्टीसेलुलर बॉडी जो है, इतने सारे जो टिश्यूज हमारे अंदर है भैया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको ये कॉम्प्लेक्स बॉडी को सपोर्ट करना है, इसी वजह से इतने सारे टिश्यूज पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन का आंसर होगा कि इतने सारे टिश्यूज आखिर प्रेजेंट क्यों है। अब देखो जैसे और है ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे अपन टिश्यू के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। ब्लड, इससे पहले सेल देखी, बट ग्रुप ऑफ सेल ने कंबाइन करके टिश्यू बनाया होगा। यहाँ अपन देख रहे हैं ब्लड, जो कि फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को बॉडी के अंदर, सब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है प्लांट्स के अंदर क्या है भैया, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम, वहाँ वो उनके स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे होंगे। दो प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंट होती है, ये अपन आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं, जो जाइलम और फ्लोएम है, एक वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं और एक फूड का कंडक्शन कर रहे हैं। सो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, जितने भी टिश्यूज, चाहे वो एनिमल के अंदर हो चाहे वो प्लांट के अंदर हो, वो उसका स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहे होंगे, इसीलिए इतने सारे टिश्यूज की जरूरत है। इवन आपको पता है हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर देखा गया है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, कितने सारी चीजें हैं बॉडी के अंदर, वो चीज़ें क्या है बेसिकली ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है, और हर कोई ऑर्गन सिस्टम या एसोसिएटेड ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी स्मॉल इंटेस्टाइन का मन करा तो वहाँ से HCl सिक्रीट हो गया, वो स्टमक करता है, ठीक है। तो हर कोई पार्ट है, उसकी अपनी अहमियत है, एंड दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर सीन इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं NCERT के नेक्स्ट पार्ट पे, जो है क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप के टिश्यूज के बने हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? बताओ, क्या वो बने एक टाइप के टिश्यूज के? बिल्कुल नहीं। अगर आप देखो कितना डिफरेंस है, ये एक एनिमल है, ये एक प्लांट है, क्या आपको लगता है सेम टाइप के टिश्यूज के बने होंगे? जब इनकी सेल सेम नहीं है तो टिश्यू कैसे सेम हो गया? प्लांट सेल और एनिमल सेल में कितना अंतर है? एक के अंदर बड़ी सी वैक्यूल है प्लांट के अंदर, सेल वॉल है प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट है प्लांट के अंदर, तो क्या ऐसी सारी चीज़ें आपको एनिमल में देखने को मिलती है? तो जब सेलुलर रिस्पेक्ट में ये चीज़ें आपकी सेम नहीं है तो टिश्यूज कैसे सेम हो गए? तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ये सारे के सारे NCERT की लाइनें हैं, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये NCERT पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि जब इसके बाद पढ़ो तो NCERT एकदम हो चुकी हो आपकी सेशन के बाद। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्लांट और एनिमल एक तरीके के टिश्यूज के बने क्यों नहीं है। तो देखिए, अगर अपन एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल इधर से उधर मूव नहीं करते, हम तो मूव करते हैं शेल्टर के लिए, मेट के लिए, जैसे एनिमल्स, कोई भी एनिमल, ठीक है, हम तो रैशनल एनिमल हो गए। तो खैर, प्लांट की अगर अपन बात करते हैं, दे डू नॉट मूव, इनके जो टिश्यूज होते हैं वो मेनली इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर अपन एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो वो तो इधर से उधर मूव करते हैं, मूवमेंट देखा जाता है एनिमल टिश्यू के अंदर। यहाँ पे जो भी एसोसिएटेड टिश्यू होंगे वो उसको, उनके मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो डिफरेंस देखा गया है कि भैया दोनों में अलग अलग तरीके के क्यों टिश्यूज हैं, तो वो इसके बेसिस पर भी देखा गया कि अगर अपन प्लांट की बात करते हैं तो इनके जो टिश्यूज हैं वो मेनली सपोर्ट दे रहे हैं, अगर अपन एनिमल की बात कर रहे हैं तो इनके टिश्यूज मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको इधर उधर मूव करना है। नेक्स्ट है, अगर अपन बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल के अंदर जो सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली डेड सेल्स के बने होते हैं, जैसे कॉर्क, ठीक है, पढ़ोगे, टेंशन वाली बात नहीं, सब पढ़ाऊंगी। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि दोनों में अंतर क्यों है। तो दूसरा अंतर इसलिए है क्योंकि प्लांट के अंदर जो भी सपोर्टिंग टिश्यू है वो डेड सेल्स के बने हुए हैं, वो उसको अपराइट रख रहे हैं, सीधा रख रहे हैं। अगर अपन एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के अंदर तो लिविंग सेल्स पाई जाती है, काम ही बिल्कुल अलग है भैया, मूव करना है इधर से उधर, ठीक है। तो मेनली जो टिश्यूज एसोसिएटेड है प्लांट के अंदर वो डेड सेल्स के बने होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर अपन एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के अंदर लिविंग सेल्स होती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी टिश्यूज होंगे वो उनके मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे, एंड ऑब्वियसली उनको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एनिमल को, क्योंकि इधर उधर मूव करना है, ठीक है। एंड देर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो हमारे बेसिक जो हमारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है जो परफॉर्म करते हैं। कैसा? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लांट के अंदर देखा जाता है नहीं, हमारे अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्मली नहीं होती, सर्टेन पार्ट्स ग्रो करते हैं, जैसे एपिकल पार्ट है, एपिकल मेरिस्टम आगे बढ़ाऊंगी, वो ग्रो कर रहा है।
इवन अगर अपन बात करते हैं एपिकल वाला पार्ट आपके रूट के टिप पर भी प्रेजेंट होता है। तो जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, सर्टेन रीजन में है। मगर अपन एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर ये ग्रोथ यूनिफॉर्म है इन सो मेनी डायरेक्शंस, ठीक है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं किसी सर्टेन पॉइंट पर ग्रोथ नहीं है, यूनिफॉर्मली हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी बॉडी ग्रो कर रही है। मगर प्लांट के अंदर क्या है, प्लांट के अंदर सर्टेन पार्ट्स आर ग्रोइंग, ठीक है। तो टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन सम रीजन्स दे आर ग्रोइंग, ठीक है। ये एक और डिफरेंस है। अब तो अपन ने यहाँ समझ लिया कि प्लांट और एनिमल टिश्यू एक तरीके के टिश्यूज़ के नहीं बने हैं, क्योंकि पहली बात तो सेलुलर रिस्पेक्ट में कितना अंतर है, दूसरा फंक्शनली भी डिफरेंस है। वो मूव कर रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, वहाँ टिश्यूज़ जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एनिमल के नहीं कर रहे हैं, एनिमल के मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। सो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, अलग अलग फंक्शन है दोनों प्लांट में भी एनिमल में भी, इसलिए सेम टाइप के टिश्यूज़ के नहीं बने होते हैं। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट कि ये सेम टाइप के टिश्यूज़ के बने हैं। चलो, इसी के साथ अपन अब प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के अंदर हम पढ़ेंगे एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, और परमानेंट के अंदर अपन पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। विद दैट इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं, सारे के सारे एक एक करके हम कवर अप करेंगे। और कवर अप कैसे करेंगे, टेबल के फॉर्म में। टिश्यूज चैप्टर बड़ा ही स्कोरिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी एनसीईआरटी की लाइनें दे रखी हैं वो टेबुलर फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके मैंने बना रखी हैं। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझाने के लिए एक एक्टिविटी हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, वही एक्टिविटी है जिसमें इन्होंने कुछ नहीं करा है, 2 ग्लास जार लिए, उनके ऊपर अनियन रख दिया, ऑब्वियसली पानी होगा अंदर ग्लास जार के, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रूट की ग्रोथ देखी 4 दिन, ठीक है, 4 दिन। अब वो ग्रोथ कैसे देखी, इन्होंने ना लेट्स से एक टेबल बनाई, ठीक है। तो जार 1 है, जार 2 है, और 4 दिन ग्रोथ देखी है, किसकी, रूट्स की। पहले दिन जो ग्रोथ देखी, दोनों ही जार के अंदर 1 सेंटीमीटर ग्रोथ दिखी। दूसरे दिन पर वो फिर 2 सेंटीमीटर होगा, दोनों 2 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। फिर तीसरे दिन पे 3 सेंटीमीटर होगा दोनों। ये मैं रूट की ग्रोथ की बात कर रही हूँ, रूट लेंथ की बात कर रही हूँ। मगर चौथे दिन इन्होंने क्या किया, जो दूसरा जार था ना, रूट टिप से 1 सेंटीमीटर नीचे काट दी रूट। क्या करा, रूट टिप पे 1 सेंटीमीटर काट दिया। तो अब क्या हुआ, 4th डे पे तो इन्होंने कट कर दिया। तो आइडियली जो तीसरे दिन पे 3 हो गए थे, चौथे दिन पे जो दूसरा वाला था वो क्या हो जाएगा, दोबारा 2, और ये हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे तीसरे दिन पे हमने 1 सेंटीमीटर रूट काट दी नीचे से, तो ऑब्वियसली 2 हो गई ना। अब क्या हुआ, 5th डे पे फिर रूट ग्रोथ देखी गई। तो आइडियली यहाँ पे 2 का दोबारा 3 बन जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो चक्कर में पड़े भैया ऐसा हुआ क्यों नहीं। तो ये पता चला कि जो रूट टिप थी उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे जो ग्रोथ कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। मगर क्योंकि हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर काट दिया तीसरे दिन पे रूट टिप को, तो चौथे दिन पे वो 2 तो रही रही, फिफ्थ डे पे अपन को कोई ग्रोथ ही नहीं दिखी। ये तो अपना यूजुअली बढ़ गया, ये दोबारा से 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 ग्रेजुअली गई ग्रोथ, यहाँ 1 2 3, मगर अपन ने फिर रूट टिप काट दी, ये दोबारा से 2 हो गई, और 5th डे पे ये 2 ही रही। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूट टिप पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। तो यहाँ पे से एक वर्ड आता है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो कोशिश करी गई है कि कोई भी एक्टिविटी भी ना छूटे आपकी, ठीक है। तो यही एक्टिविटी दी गई है आपके एनसीईआरटी के अंदर, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हो, ओके। नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो अपन ने कहाँ पे देखे, रूट टिप पे मैंने बताया होते हैं। देखो ऐसे से दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। माइक्रोस्कोप के अंदर ये इस तरीके के दिखते हैं। अब रूट, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एक्टिवली डिवाइड करते हैं, रैपिड सेल डिवीजन देखा जाता है, ठीक है। इनका साइटोप्लाज्म बड़ा ही डेंस होता है, क्योंकि खुद सोचो अगर साइटोप्लाज्म डेंस है तो उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और इनके अंदर एक चीज़ और है, इसको मैं कंटिन्यूएशन में बताना चाह रही हूँ। एक चीज़ और है कि इनके अंदर न्यूक्लियस भी देखा गया है, ये भी बड़ा ही प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। तो इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इनको करना है सेल डिवीजन। मेरे बच्चों ये रैपिड सेल रिवीजन चल रहा है अपना, इसलिए फटाफट मैं चीज़ें समझा रही हूँ, जिसको टॉपिक वाइज धीरे धीरे सुनना है, और आराम आराम से। तो हर टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है, ये क्विक रिवीजन चल रहा है, तो उसी फ्लो में मैं भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे, हमने बोला कि इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखा जाता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और वो इसीलिए ही है
क्योंकि इसको सपोर्ट करना है सेल डिवीजन। न्यूक्लियस ही तो ऐसा रीजन है जिसके अंदर आपको डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम दिखते हैं, जिसके अंदर डीएनए होता है और फंक्शनल सेगमेंट जिनको अपन जीन बोलते हैं। तो जो रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है उसमें न्यूक्लियस तो पार्टिसिपेट कर ही रहा होगा ना। तो ये जो न्यूक्लियस है ना मेरे बच्चों, ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए बड़ा ही प्रोमिनेंटली विजिबल होता है ये किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। विद दैट देखो यहाँ पे लिखा भी है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी थिन होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है क्योंकि लिविंग सेल है। सेल्यूलोज जहाँ आएगा लिविंग सेल होगी, ठीक है। फिर है इनके पास कोई वैक्यूल नहीं होती। अब वैक्यूल का करेंगे क्या यार, वैक्यूल का काम है स्टोरेज करना। इनको स्टोरेज से क्या मतलब, इनको तो रैपिड सेल डिवीजन करना है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 रैपिडली सेल डिवाइड कर रही है। तो ये क्या करेंगे इतनी बड़ी वैक्यूल का, इनको जरूरत नहीं है, तो इनके अंदर है भी, होती भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। बात समझ में आ गई, ठीक है। दो थोड़ा तेज पढ़ा रही हूँ बट कवर अप सब कुछ कर रही हूँ और समझा भी अपना बेस्ट ही दे रही हूँ, ओके। चलो अब अपन लोकेशन की बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 तरीके में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द लोकेशन। कौन कौन से, मेरे साथ याद करते चलो। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, ठीक है। एपिकल वाला प्रेजेंट होता है टॉप पे, देखो ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, दिख रही है टॉप, ये टॉप स्टेम की है, यहाँ पे एपिकल प्रेजेंट होगा। इवन जो रूट की टिप है यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होगा। इवन जो लीफ की ब्रांचेस है इनकी टिप पे मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होगा, क्योंकि रैपिड सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। और एपिकल वाले क्या कर रहे हैं, टिप को ग्रो करवा रहे हैं। ये टिप आपकी रूट की भी हो सकती है, शूट की भी, ब्रांचेस की भी और लीव्स की भी, ठीक है। अब वहां से जो ग्रोथ हो रही है आइडियली लेंथ बढ़ा रहा है, तो ये क्या करता है, लेंथ बढ़ाता है किसकी, स्टेम्स की और रूट की, इसका ये काम होता है। दूसरा है आपका लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आप देखोगे डायग्राम में यहाँ ले रखा है। लेटरल का क्या काम है भैया, उनकी थिकनेस, ब्रेथ इंक्रीज करवाना, ठीक है, गिर्थ भी बोलते हैं। तो लेटरल का काम है लेटरल साइड्स को इंक्रीज कराना, मतलब गिर्थ बढ़ाना, थिकनेस बढ़ाना। अब जैसा कि मैंने बोला ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल दे रखा है कॉर्क कैम्बियम, ये जब कॉर्क पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। टेंशन लेने वाली बातें सब कवर अप करेंगे, बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉर्क कैम्बियम इसका एग्जाम्पल है। वैसे कॉर्क एक डेड टिश्यू होता है, सबेरिन रिच्ड होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। खैर लेटरल वाला याद रखना, लेटरल साइड्स को इंक्रीज करवा रहा है। अब तीसरा है क्या, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी रीजन क्या होता है, इससे पहले ये समझना पड़ेगा। अब फटाफट जरा 2 मिनट के लिए यहाँ पे देखो ये एक प्लांट है जिसकी एक ये लीफ है, एक ये लीफ है। ये जो टिप है जहां से लीफ निकल रही है इसको अपन बोलते हैं नोड। इन दोनों नोड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर इंटरनोड। तो इस इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज कराने का काम होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। तो देख लिया, ये जो लीफ की टिप है दैट इज योर नोड, इन दोनों के बीच के गैप को दैट इज योर इंटरनोड, और इसका काम है इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज कराना। 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन, कि इनकी लोकेशन कहाँ है और इनके फंक्शन कहाँ है। कहीं नहीं मिलेगी टेबल, आई गारंटी, ले लो उसका स्क्रीनशॉट, एनसीईआरटी पूरी कवर अप है इसमें, ठीक है। तो ये 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे अब अपन को पढ़ना है बेसिकली परमानेंट टिश्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया कि क्या होता है, एक्टिवली डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, वैक्यूल नहीं होती, इतना ध्यान रखना है, और थिन सेल्यूलोज वॉल होती है। अब होता क्या है ना मेरे बच्चों, इनिशियली सेल ने मेरिस्टेमेटिकली डिवाइड किया, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल थी, रैपिड सेल डिवीजन हुआ इनके अंदर। अब क्या होता है, डिवाइड कर करके ये एट लास्ट ग्रोथ करती है, डिवाइड करती हैं और कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट में। जब ये परमानेंट बन गई, अब सेल डिवीजन या तो टेम्परेरी रुक जाएगा या होगा ही नहीं, अरेस्टेड। अब सेल डिवीजन नहीं होता, ये फुल्ली ग्रो कर चुकी है, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियली प्लांट के अंदर जो नई सेल्स बन रही है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवीजन की वजह से बनती है। अब जो इनिशियली है वो मेरिस्टेमेटिक है, मगर जब वो मैच्योर करेंगी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे, सेल के अंदर चेंज आएगा, सेल डिफरेंशिएट करेगी बेसिकली, और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, परमानेंट के अंदर। ये मैं समझाना चाह रही थी कि इनिशियली मेरिस्टेमेटिक, बहुत सेल डिवीजन हुआ, एक टाइम के बाद वो मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट में। आ रहे बेटा समझ, मजा आ रहा है क्लास में? फटाफट से अपन कर रहे हैं रिवीजन।
डिटेल्ड वीडियो जिसको देखना है वो जाएगा टॉपिक वाइज वीडियो देखेगा, ठीक है। दिस इज अ क्विक वन शॉट रिवीजन फॉर यू। सो प्लांट टिश्यू के अंदर मैंने बोला मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, अब अपन पहुंच चुके हैं परमानेंट पे। इनिशियली मेरिस्टेमेटिक के तीनों पार्ट्स अपन कवर अप कर चुके हैं, अब यहाँ पर चल रहे हैं परमानेंट पे, ये अपन कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 3 बड़े ब्यूटीफुल से कलर्ड बॉक्सेस में पॉइंट लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी की लाइनें हैं। देखो परमानेंट टिश्यू क्या है, वो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल है जो एक्चुअली डिराइव होती है मेरिस्टेमेटिक सेल से ही। मेरिस्टेमेटिक सेल ने ग्रो किया होगा, डिवाइड करा होगा और उससे बना दिया होगा परमानेंट। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनके पास कोई पावर नहीं होती डिवाइड करने की, ठीक है, या वो टेम्परेली अरेस्ट हो जाएगी या परमानेंटली हो जाएगी। अब जो ये प्रोसेस होता है जिससे एक मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट शेप, साइज, है ना, फंक्शन अटेन करती है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन। एंड ऑब्वियसली देयर आर वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही है इनिशियली प्लांट के अंदर नई सेल्स जो बननी है, जो अपन ने लास्ट में पॉइंट पढ़ा था वो मैंने यहाँ भी इंक्लूड करा है कॉन्टिन्यूएशन में, ठीक है। तो इनिशियली मेरे बच्चों सेल है मेरिस्टेमेटिक, डिवाइड करेगी, ग्रो करेगी, परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन अटेन कर लेगी, बन जाएगी परमानेंट, ठीक है। चलो अब ये जाइलम फ्लोएम और एक आपका स्क्लेरेनकाइमा लगा रखा है यहाँ पे इमेज के तौर पे। अब एक और एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी अपन को क्यों दी गई है, अपन को ये देखने के लिए दी गई है कि भैया जिस पार्ट में ग्रो होती है उसको अपन बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक पार्ट। और थोड़ा सा अगर तुम एक मोनोकॉट स्टेम अपन ने लिया है, उसको कट किया, मैं बता देती हूँ हो क्या जाता है, फिर कंटिन्यूएशन में बताती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या निकला। अपन ने एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है, किसका, स्टेम का। ऐसा ट्रांसफर सेक्शन लिया अपन ने, किसका, स्टेम का मेरे बच्चों, ठीक है। उस सेक्शन को वही है अपन ने थिन स्लाइस निकाली, वो थिन स्लाइस या थिन सेक्शन है स्टेम से निकाला, स्टेनिंग करी सेफ्रेनिन से, कवर स्लिप डाली ग्लास स्लाइड के ऊपर और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखा। इस स्ट्रक्चर के अंदर अब तुम देखोगे तुम्हें बड़ी सारी चीज़ें दिख रही है। यू कैन सी एपिडर्मिस, यू कैन सी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम भी दिख रहा है भैया, जाइलम भी दिख रहा है, जिसको अपन वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, इसमें बस विजुअलाइजेशन करवाया गया है कि जब तुम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम को देखोगे अंदर तो तुम्हें एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम विजिबल होगा, ठीक है। अब दूसरा जो मैंने तुम्हें रूट टिप वाली वो समझाई थी एक्टिविटी, उसमें क्या था कि जो रूट टिप के पास होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जो डिवाइड करती है, ठीक है। तो और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ स्पेसिफिक रीजन पे ही होती है। ये अपन ने उस एक्टिविटी में पढ़ा था, थोड़ा रेफरेंस के लिए यहाँ भी पॉइंट लगा दिया है मैंने कि उस एक्टिविटी से कंफ्यूज मत होना। उस एक्टिविटी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस देखी थी, यहाँ कुछ नहीं किया है, जो वेरियस टाइप के टिश्यू है बस वन शॉट उनको अपन ने विजुअलाइज करा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है। अब आ जाओ, सबसे पहले अपन कवर करने वाले हैं क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरीके के होते हैं, मेरे साथ याद करते चलो। एक है पैरेन्काइमा, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तीनों के स्ट्रक्चर देखो, तीनों के फंक्शन देखो, इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एमसीक्यू के फॉर्म में, 1 वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला, परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू अपन पढ़ रहे हैं। पहला है पैरेन्काइमा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, सेल वॉल थिन होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी मेरे बच्चों, सेल्यूलोज की बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस, 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, वो विजिबल होगा इसके अंदर, ठीक है। तो सेल लूजली आप बोल सकते हो अरेंज्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर विजिबल होगा। काम क्या है इसका, मेन काम है स्टोरेज का। पैरेन्काइमा जहां आ जाए मेरे बच्चों, जहां आ जाए समझ जाना कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा है। तो मेजरली काम क्या होता है इसका, फूड स्टोरेज का। दूसरा है क्या आपका, दूसरा है आपका, एक बार मैं ये पूरे कंप्लीट कर दूं फिर मैं तुम्हें पैरेन्काइमा के टाइप्स भी बताऊंगी। दूसरा है आपका कोलेनकाइमा। अब अगर अपन कोलेनकाइमा की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब कोलेनकाइमा का क्या काम है, ये इसका काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ये एक टेंड्रिल है, टेंड्रिल कॉइल करता है स्टेम के अराउंड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपका कोलेनकाइमा, ठीक है। अब इसकी अगर अपन सेल देखोगे तुम तो इसकी सेल्स भी क्या है, लिविंग है, अनलाइक पैरेन्काइमा उसकी भी लिविंग थी। इरेगुलरली थिकन्ड होती है वॉल से, दिख ही रहा है ये थिकनिंग दिख रही है ये, तो इरेगुलरली थिकन्ड है द वॉल, थिन सेल्स, ठीक है। और इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस है बड़ा ही कम होता है। पैरेन्काइमा में कितना ज़्यादा था, लूजली अरेंज थी, इनके बीच में नहीं दिखता इतना। और काम क्या है, मेनली स्टेंड्रल तुम्हारा बेंड करता है, क्यों,
फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि कोलेनकाइमा है। दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ये काम होता है किसका, कोलेनकाइमा का। तीसरा मेरे बच्चों स्क्लेरेनकाइमा, और कहाँ है स्क्लेरेनकाइमा, हस्क ऑफ कोकोनट। इस तरीके की कुछ सेल्स दिखती हैं, कैसी होती है मेरे बच्चों, नैरो होती हैं। ये नैरो सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन। क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो लिग्निन कहाँ मिलेगा, आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, लिग्निन कहाँ मिलता है, लिग्निन देखने को मिलता है स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल में, ठीक है। दूसरा, अनलाइक पैरेनकाइमा जो लिविंग थे, इनकी सेल्स होती है मरी हुई, डेड सेल्स है। ये मत समझना कि कुछ फंक्शन नहीं कर रही होंगी, मैकेनिकल सपोर्ट देती है डेड सेल्स बहुत प्लांट को, ठीक है, सपोर्टिव फंक्शन होता है बेसिकली। तो स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है भैया, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इवन जो सीड की कवरिंग होती है ना, वो भी इसी की बनी होती है, ठीक है। तो 3 टाइप पढ़ लिए। अब एक टाइप और है, जो पैरेनकाइमा पढ़ा था ना, इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका मेरे बच्चों क्लोरेनकाइमा। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन क्लोरेन एंड कोलन, कोलन अलग है, क्लोरेन अलग है। क्लोरेनकाइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है। एरेनकाइमा है जो आपका वाटर हाइसेंथ में देखने को मिलता है, जो प्लांट को फ्लोट करवाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये इसके अंदर होता क्या है ना, वैसे देखो वाटर हाइसेंथ है, इसके अंदर क्या होता है ना, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी एरेनकाइमा की। एयर कैविटी प्रेजेंट है, इस वजह से क्या करता है, फ्लोट करता है क्या, प्लांट, ठीक है। अब तो ये 2 टाइप थे आपके पैरेनकाइमा के। कोलेनकाइमा पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट लेते चलो, कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ ये टेबल तुमको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेते चलो स्क्रीनशॉट। स्क्लेरेनकाइमा ये है, समझा दिया है पूरा, डेड होती है, लिग्निफाइड होती है, याद रखना, और हस्क ऑफ कोकोनट में प्रेजेंट होता है, इवन सीड की कवरिंग में भी। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है मेरे बच्चों, और इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया गया है, तुम्हारा एक प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है एपिडर्मिस। तो अब हम आगे पहुंच गए प्रोटेक्टिव टिश्यू पे, जहां अपन एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक रियो लीव ली गई है, रियो प्लांट कुछ ऐसा सा दिखता है। उस लीफ की स्किन को पील ऑफ करा गया है, एंड अगेन पेट्री डिश में डाला, फिर ग्लास स्लाइड में डाला, डाई डाली, स्टेनिंग करी, और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिला। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये क्या है, दिस इज योर एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या होता है वो अपन आगे बढ़ेंगे, टेंशन नॉट। यहाँ ही समझ लो, ये माइक्रोस्कोप के अंदर जब विजुअलाइजेशन किया तो ये एपिडर्मिस देखने को मिला, एंड ऑफ कोर्स स्टोमेटा, गार्ड सेल्स सब पढ़ाऊंगे आगे, ठीक है। यहाँ इस एक्टिविटी का ये महत्व था जो एनसीईआरटी में दे रखी है कि इनको एपिडर्मिस की प्रेजेंस देखनी थी। तो ऐसे क्या दिखा भैया, एपिडर्मिस देखने को मिला। चलो अब एपिडर्मिस के आगे के बारे में पढ़ते हैं। एपिडर्मिस की अगर अपन बात करते हैं मेरे बच्चों, ये क्या होती है, ये प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अनलाइक हमारे अंदर स्किन होती है, प्लांट के अंदर एपिडर्मिस होती है। यूजुअली पतली सी थिन लेयर होती है ये, ठीक है, जो प्लांट के आउटर मोस्ट कवरिंग में प्रेजेंट होगी। लीव्स के अंदर इस एपिडर्मिस के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ। देखो कवरिंग है तो लीव की कवरिंग भी होगी ना, बट जब लीव की कवरिंग की बात करते हैं वहां एपिडर्मिस के अंदर देखने को मिलते हैं आपको स्टोमेटा, जिनके अंदर 2 किडनी शेप सेल्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं गार्ड सेल। इतनी बात समझ गए। अब एपिडर्मिस प्रेजेंट क्यों है, इसलिए प्रेजेंट है कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजन प्लांट के अंदर ना घुस जाए। एक्सेस लेट्स से कोई प्लांट बड़ी ड्राई हैबिटेट में है, तो ड्राई हैबिटेट के अंदर क्या होगा, वो एक्सेस वाटर लॉस कर सकता है। तो एपिडर्मिस उस केस में क्या करती है, एक थिन वैक्सी कोटिंग बना देती है, और ये थिन वैक्सी कोटिंग ट्रैप करके रखती है, पानी को एस्केप नहीं होने देती है, ठीक है। विद दैट जो प्लांट आपके डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर ये थिन वैक्सी कोटिंग बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या मेरे बच्चों, जिसको अपन बोलते हैं क्यूटिन। तो क्यूटिन क्या बना रही है, उसको वाटर प्रूफ बना रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम ने क्या पढ़ा, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग है, यूजुअली थिन लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। एपिडर्मिस जो लीफ में होती है वहां क्या विजिबल होते हैं आपके स्टोमेटा, स्टोमेटा दैट आर हैविंग 2 गार्ड सेल्स, जो इनको अपन बीन शेप सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर डिजीज कॉजिंग पैथोजन फंगी को एंटर नहीं होने देती है। ड्राई हैबिटेट्स में मेरे बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट रहती है एज अ थिन वैक्सी कोटिंग, जो वाटर को एस्केप नहीं होने देती है। जो प्लांट्स डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके अंदर एक अगेन थिक वैक्सी कोटिंग बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्यूटिन,
ठीक है। इस क्यूटिन की भी क्या है, मतलब ये कंटेन करती है क्यूटिन जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको वाटरप्रूफ बना के रखता है ताकि ज़्यादा पानी एस्केप ना कर जाए, तो प्लांट मर जाएगा डेजर्ट एरिया में, वैसे ही वहाँ पानी नहीं है ना, वैसे ही सूखा पड़ा है यार, और क्या इवेपोरेशन कराओगे तो प्लांट मर ही जाएगा, ठीक है। इसलिए क्यूटिन प्रेजेंट होता है। तो अब जो एपिडर्मिस एंटायर सरफेस पे है, ऑब्वियसली रूट्स पर भी होगी, ठीक है। रूट्स पर जो होती है वहाँ भी प्रेजेंट होती है, और वहाँ एपिडर्मिस का क्या काम है, रूट क्या करती है बताओ, फटाफट से बताओ, पॉज करो वीडियो, अभी कमेंट सेक्शन में बताओ रूट करती क्या है। खैर, रूट करती है वाटर को अब्सॉर्ब, ठीक है। तो एपिडर्मिस उस रीजन में वाटर को अब्सॉर्ब कर पाएगा, प्रेजेंट एंटायर सरफेस पे है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है थिन सेल्स की बनी होती है, ड्राई हैबिटेट में कैसी होती है, और उसमें ये क्यूटिन पर्टिकुलरली आपका डेजर्ट एरिया के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट उन पे कवरिंग होती है। अगर अपन रूट्स की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो वहां पे क्या करवा रही है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा रही है, ठीक है। बात समझ में आई? तो याद रखना, अगर मैं ऑन दी होल बोलूं कि एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, वाटरप्रूफ क्वालिटी होती है, डिजीज कॉजिंग पैथोजन को एंटर नहीं करने देता, किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन को होने से रोकता है, ये इसकी क्या है, फंक्शंस है। अब तुम आ जाओ स्टोमेटा पे, फटाफट से 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे। लीफ के सरफेस पे एपिडर्मल लेयर होगी, कहीं कहीं एपिडर्मिस पे स्टोमेटा तुमको दिखेंगे लीव्स पे, ठीक है। अब ये स्टोमेटा, इनके अंदर होती है 2 गार्ड सेल्स। ये जो किडनी शेप सेल तुमको बच्चों दिख रही है ना, दीज आर योर गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स ओपन करती हैं, क्लोज करती हैं। जब ये ओपन होती हैं तो एक पोर विजिबल होता है जिसको अपन स्टोमेटल पोर बोलते हैं। यहाँ पे क्लोज है, कोई पोर विजिबल नहीं है। स्टोमेटा प्रेजेंट क्यों है एपिडर्मिस में? 2 रीजन है। एक करवाता है क्या मेरे बच्चों, एक करवाएगा ट्रांसपिरेशन। क्या कराएगा? आई होप इट इज विजिबल। ट्रांसपिरेशन करवाएगा। दूसरा करवाता है गैसियस एक्सचेंज। तो प्लांट के अंदर भी तो गैसियस एक्सचेंज होता है ना, O2 और CO2 का। गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा करवाता है। ट्रांसपिरेशन, एक्सेस वाटर जो इवेपोरेट होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा का रोल होता है ट्रांसपिरेशन में और गैसियस एक्सचेंज में। इतनी बातें ध्यान रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आ रहा होगा। मैं 2 मिनट के लिए हट रही हूँ, फटाफट से बिना डिले करे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, इसी के साथ अपन बढ़ते हैं आगे, जहां अपन को पढ़ना है एक और प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है कॉर्क। अब 2 मिनट फटाफट सुनेंगे कॉर्क क्या होता है। देखो मेरे बच्चों, इनिशियली सेल होती है मेरिस्टेमेटिक। इसमें जब सेल डिवीजन हुआ, ये बनी तुम्हारी परमानेंट। इसके बाद वो या तो टेम्परेरीली डिवाइड करना बंद कर देगी या परमानेंटली कर देगी। अब वो परमानेंट बन चुकी है। होता क्या है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है प्लांट की, वो है एपिडर्मिस। जैसे जैसे सेल ग्रोथ करती है, डिवाइड करती है, ये जो एपिडर्मिस है दिस गेट्स रप्चर्ड। ग्रोथ करिए, डिवाइड करिए, एपिडर्मिस रप्चर हो गई। एपिडर्मिस जब रप्चर हो गई, प्लांट के अंदर एक पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं, मतलब एक आप बोल सकते हो एक स्ट्रक्चर है सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोलते हैं बेसिकली। मेरिस्टेमेटिक तो नहीं लिखोगे, मेरिस्टम ही लिखोगे। तो प्लांट के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे मैम सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है? ये थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। पहले मैंने तुम्हें लिंक अप करा क्या कि मेरिस्टेमेटिक परमानेंट में बदल गया, वहां का नहीं खत्म। आउटर मोस्ट कवरिंग जो थी, ये मैं ट्रांजिशन बोल रही हूँ। जब प्लांट यंग था और ओल्ड हुआ तो क्या क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट में बदल गया। आउटर लेयर जो एपिडर्मिस थी वो रप्चर कर गई। फिर प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी मेरिस्टम था, सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा था, ये क्या करा, ये डिवाइड करा और इसने बना दिया मेरे बच्चों कॉर्क, ठीक है। यहां से आया तुम्हारा कॉर्क। जो रॉबर्ट हुक ने इसी को ही ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर। कॉर्क क्या होता है? इट इज अ थिन स्लाइस जो कि ट्री के बार्क से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों, ये कॉर्क है क्या? इसकी जितनी भी सब्स्टिट्यूएंट सेल्स होती हैं, ये होती हैं मरी हुई, डेड, कॉम्पैक्टली अरेंज है, दिख ही रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं स्यूबेरिन, ठीक है। ये भी एक तरीके का वैक्सी सब्सटेंस होता है। तो यहां मेरे बच्चों जरा लिंकअप करो, लिग्निन कहां प्रेजेंट था? स्क्लेरेन्काइमा में, वो भी डेड बना रहा था। सबेरिन कॉर्क में, और कॉर्क भी डेड सेल्स है। तो लिग्निन सबेरिन डेड सेल्स में पाया जाता है। सेल्यूलोस
पेरेन्काइमा की थिन वॉल जो सेल्यूलोजिक वॉल थी वो उसमें पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल थी उसमें सेल्यूलोज पाया गया था एंड पेरेन्काइमा इज अ लिविंग वन। तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटेक्टेड टिश्यू जिसको अपन ने कॉर्क बोला है, ठीक है। तो सेल्स जो होती हैं कॉर्क की मरी हुई होती हैं, कंपैक्टली अरेंज होती हैं, वॉल में स्यूबेरिन पाया जाता है और वैक्सी सब्सटेंस होता है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक दूसरे टाइप का आपका क्या है प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्लांट के अंदर देखा गया है, ठीक है बेटा। चल, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सब कुछ कवर अप करती चल रही हूं। अब प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिया तुमने, मेरिस्टेमेटिक के अंदर सिंपल परमानेंट मेरिस्टेमेटिक पढ़ लिया, फिर परमानेंट टिश्यू के अंदर तुमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर लिया। अब तुम आयो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे, रिलेट करते चलना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर अपन पढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अपन ने कोई टिश्यू सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, इसको ऐसा क्यों बोला है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं these are made up of only one type of cell. Complex permanent tissue are made up of more than one type of cell. इससे अपन क्या समझते हैं, इससे अपन ये समझते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को जो भी सेल्स बना रही थी वो एक टाइप की सेल्स थी, मगर जाइलम और फ्लोएम को जो भी सब्सटीक्वेंट टिश्यू ही तो आएंगे ना, और टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स से बने होंगे, ठीक है। तो टिश्यू के अंदर जो भी सेल्स एसोसिएटेड है वो एक से ज़्यादा टाइप की है, मतलब देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। वो अपन तुम पढ़ोगे आगे कैसे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या आता है बेटा, जाइलम और फ्लोएम, जिनको अपन वैस्कुलर बंडल भी कहते हैं। प्लांट के अंदर पानी और खाना इन्हीं दोनों की वजह से पहुंचता है, ठीक है। यही ऐसा करेक्टर है, मतलब यही ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट को लैंड पे सर्वाइव करने में हेल्प करता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। याद रखना, अब एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, कि कितनी तरीके की सेल्स हैं, क्या क्या काम करती हैं। चलो, जाइलम का काम क्या है, दैट इज अंडर वैस्कुलर बंडल। काम क्या है मेरे बच्चों, पानी पहुंचाना, वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना। 4 तरीके के सेल्स है, ट्रैकीड्स, वेसल, पेरेन्काइमा और फाइबर, ये है, ठीक है। ट्रैकीड्स और वेसल, जरा इधर देखो, ये है ट्रैकीड, ये है वेसल, दिख रही है ये ऑलमोस्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, वॉल थिक होंगी, ठीक है, और जनरली मरी हुई होती है। याद ये रखना है, ध्यान पे ध्यान क्या रखना है, ट्रैकीड्स वेसल्स डेड होती हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दिख रहे हैं। काम क्या है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवाना, और कैसा ट्रांसपोर्ट, वर्टिकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नीचे से ऊपर, फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट। फिर है जाइलम पेरेन्काइमा। याद रखना है, जाइलम के अंदर केवल पेरेन्काइमा ही क्या है बेटा, लिविंग, बाकी सारे हैं डेड। तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। काम क्या कर रहा है, ये पानी को स्टोर कर रहा है और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है हॉरिजॉन्टली। ऐसा तो नहीं ना पानी ऐसे ही जा रहा होगा, ब्रांचेस को भी तो चाहिए, लीव्स को भी तो चाहिए। तो प्लांट को जो ट्रांसफर करवाता है हॉरिजॉन्टली, वो क्या करवाता है, जाइलम पेरेन्काइमा। तो पानी को स्टोर करेगा, देखो पेरेन्काइमा वर्ड स्टोरेज, या तो फूड या तो पानी। यहाँ जाइलम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो पानी को स्टोर करवा रहा है और हॉरिजॉन्टली पानी को ट्रांसफर करवा रहा है। फिर है जाइलम फाइबर्स, इस तरीके के कुछ दिख रहे हैं। इनका काम क्या है, सपोर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मेरे बच्चों, पर कुछ सपोर्टिंग चीज भी तो चाहिए ना। तो जाइलम फाइबर्स क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। बात समझ आ गई। स्ट्रक्चरली ऐसे दिखते हैं, ट्रैकीड्स ये है, वेसल ये है, पेरेन्काइमा के अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दिखेगा, स्टोरेज का काम है बेसिकली, ठीक है। और फाइबर ऐसा दिखता है, फाइबर लाइक दिख ही रहा है, ये फाइबर है ना, लंबा सा फाइबर दिख रहा है। तो ये है तुम्हारा क्या, डेट, जाइलम फाइबर। दूसरा है फ्लोएम, जो अगेन 4 टाइप की सेल्स का बना है। अब देखो सॉरी, फ्लोएम जाइलम दोनों ही एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने हैं, बट ऑन दी होल जाइलम काम कर रहा है पानी और मिनरल्स को भेजना, फ्लोएम काम कर रहा है फूड को। दैट इज वाई इसको अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा टाइप के सेल्स के बने होते हैं। अब फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये 4 हैं। सीव ट्यूब्स पे आओ, देखो ये 4 टाइप्स पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझानी है, ध्यान से सुनना 2 मिनट। खाना बनता है लीव्स के अंदर, लेट्स से लीफ है, लीफ के अंदर बंद करना बेटा, ये जाता है तुम्हारा किस पे, कंपेनियन सेल्स पे, जिसको पर वो सीसी लिख दिया है। रुको, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसे बनाती हूँ। देखो ये है लीफ जहाँ खाना बना, खाना बन के बेटा ये गया कहाँ, कंपेनियन सेल्स में, चला गया कंपेनियन सेल्स में। कंपेनियन सेल्स के बाद ये गया किस पे, सीव ट्यूब पे, और ये तुम्हारा प्लांट की बॉडी में चला गया। तो 4 टाइप है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा।
सबसे पहले पढ़ते हैं सीव ट्यूब के बारे में। वॉल्स परफोरेटेड होती है क्योंकि खाने का ट्रांसपोर्ट करवा रही है, ठीक है, और लिविंग सेल होती है। यहाँ फ्लोएम के अंदर मैक्सिमम लिविंग देखने को मिलेगी, एक है डेड, मगर जाइलम के अंदर मैक्सिमम डेड थी और एक है लिविंग, ठीक है। फिर है कंपेनियन सेल, जो कंपेनियन में काम कर रही है, लिविंग सेल होती है। सो दीज आर बिहेविंग एज अ कंपेनियन बिटवीन योर लीव्स एंड योर सीव ट्यूब्स, ठीक है। फिर है फ्लोएम फाइबर, जो कि अगेन डेड सेल्स होती है। काम क्या है, फ्लोएम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। बेटा थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, बट लिंकअप करते चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पैरेन्काइमा देखो अगेन स्टोरेज करवा रहा होगा, लिविंग सेल है, स्टोर कर रहा है स्टार्च और प्रोटीन को। क्या पैरेन्काइमा देखो जाइलम में पानी को करवा रहा था, यहाँ पे क्या करवा रहा है, स्टार्च और प्रोटीन को। तो काम स्टोरेज का होता है, ठीक है। और फाइबर यहाँ पे क्या है, फ्लोएम फाइबर, दैट इज प्रोवाइडिंग योर फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब है तो अलग अलग, बट काम दोनों करवाते हैं। तो ऐसे दिखता है। ये क्या वेस्कुलर बंडल की फोटो लगा रखी है, दो इमेज, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल है, यू हैव योर जाइलम, यू हैव योर फ्लोएम, ठीक है। इस तरीके से कुछ दिखते हैं। जब तुम विजुलाइज करोगे ना इसको, स्टेम को, कोई स्टेम का थिन सेक्शन काटो और विजुलाइज करोगे तो तुमको वेस्कुलर बंडल विजिबल हो जाएंगे। तो एक और डायग्राम है विद अ डिफरेंस कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर अंतर क्या है। तो ये बेटा फ्लोएम का है, ये है आपका जाइलम का। तो जाइलम सबसे पहला डिफरेंस यही है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा, फ्लोएम कर रहा है वाटर और फूड को, ठीक है, मेजरली फूड। जाइलम का ट्रांसपोर्ट होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब हमेशा पानी जाएगा रूट से लीव्स की तरफ, क्योंकि रूट से तो ऑब्जर्व हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन मतलब दो डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी। क्योंकि जब खाना बनता है ना बेटा, खाना जहाँ बना उस जगह को अपन बोलते हैं सोर्स। सोर्स से ये सिंक की तरफ चला जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। सिंक पे जाके कुछ खाना आपका स्टोर भी होता है। फिर लेट्स से कोई ग्रोइंग बड है और स्प्रिंग सीजन आ गया, तो स्प्रिंग सीजन में ग्रोइंग बड को खाना तो चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, जो स्टोर्ड फूड होता है ना, फिर वो उस ग्रोइंग पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको अपन बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जनरली खाना लीफ में बनता है, फिर सिंक पे जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ चला गया। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स से स्प्रिंग सीजन आ गया और खाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ज़्यादा खाने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि बर्ड्स को ग्रो करवाना है। तो उस केस में जो खाना स्टोर हुआ होता है ना, वो भी यूटिलाइज होता है। सो देयर इज़ अ बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी, दैट इज सीन इन केस ऑफ फ्लोएम, ठीक है। तो देख लो बनता यहाँ पे लीफ में, फिर मैंने बताया था कंपेनियन सेल होती है जो कंपेनियन का काम करती है, फिर ये भेज देता है सीव ट्यूब्स पे, और लेट्स से रूट में जाए, रूट इज अ बिहेविंग एज अ सिंक, वहाँ पे खाने की रिक्वायरमेंट है, वहाँ चला गया, कुछ कुछ स्टोर भी हो गया। मगर अब दोबारा क्या कर रही है, बर्ड ग्रो कर रही है, और बर्ड तो अपर साइड में ग्रो करेगी ना, तो सिंक पे जो स्टोर्ड फूड होता है वो ग्रोइंग बर्ड्स की तरफ चले जाता है, और वहाँ पे उसकी मतलब आप ये बोल सकते हो कि वहाँ जो खाने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करा देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अब अपन बात करेंगे किसकी, एनिमल टिश्यू की। यहाँ अपन प्लांट कंप्लीट कर चुके हैं, अपन पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू कैसे बने हुए हैं, एनिमल सेल्स से कंबाइन करके बने हैं। अब वहाँ प्लांट खत्म हो चुका है, तो प्लांट के अंदर प्लांट टिश्यू क्या होता है, ये पढ़ा, प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस कॉर्क पढ़ चुके हो, मेरिस्टेमेटिक पढ़ चुके हो, परमानेंट पढ़ चुके हो, जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा, फिर कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम पढ़ लिया और उसके पार्ट्स भी पढ़ लिए। अब है एनिमल टिश्यूज, जो मेरे बच्चों बना होता है एनिमल सेल से कंबाइन करके। 4 तरीके के टिश्यू पढ़ने हैं, एक पढ़ना है कनेक्टिव, एक पढ़ना है तुमको नर्वस, एक पढ़ना है तुमको एपिथेलियल, और ये स्केलेटल, कार्डिक, स्मूथ, ये तुम्हारे पार्ट है मस्कुलर टिश्यू की, एक ये पढ़ना है, ठीक है। एक बार ये देख लो फ्लो चार्ट। तो मेरे बच्चों फ्लो चार्ट है, जैसा कि मैंने बोला ये 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर अपन मेजरली पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में विद ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, टेंशन नॉट। मैस्कुलर में 3 तरह के क्या, स्ट्राइटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, और नर्वस में अपन न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपिथेल, अब थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बॉडी की कवरिंग दैट इज योर स्किन इज योर एपिथेलियल टिश्यू। तो जनरली एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू करवा रहा होगा कनेक्शन, जैसे ब्लड कनेक्शन भी करवाता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, अपन पढ़ेंगे टाइप्स में। मैस्कुलर मूवमेंट, मैस्कुलर से समझ जाना मूवमेंट हो रहा होगा, और नर्वस इम्पल्सेस को कैरी करता है थ्रू न्यूरॉन, दैट इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पढ़ेंगे एक करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। सो एपिथेलियल टिश्यू जैसा मैंने बोला, बॉडी की कवरिंग,
प्रोटेक्टिव कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ये कवर करता है आपके बॉडी के ऑर्गन्स को भी, और इवन ऑर्गन्स के बीच में जो कैविटी होती है बच्चों, उसे भी कवर अप करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी ब्लड वेसल की लाइनिंग में। ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं जिसके अंदर, उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। लंग का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, मतलब पार्ट होता है एक, ये पर तुम 10th में पढ़ोगे सारे पार्ट्स ना, तुम्हारे ब्रीदिंग जब और रेस्पिरेशन पढ़ोगे उसमें तुम्हें समझाया जाएगा कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें एक स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसको अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो पार्ट होता है जहाँ पे आपकी गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज एज इन हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 दोबारा हमारी सेल्स बनाती है ना रेस्पायर करके, वो पहले हमने O2 लिया, वो एल्वियोलाई में चला गया। वहाँ जो गैसेस एक्सचेंज होता है, उस गैसेस एक्सचेंज के दौरान जो ऑक्सीजन है वो दोबारा ब्लड में चला जाता है, और CO2 जो कि एज अ वेस्ट मटेरियल सेल्स ने बनाया, वो दोबारा से एल्वियोलाई में चला जाता है। ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहती है। अब अगर तुम इसकी सेल्स को देखोगे तो इनकी सेल्स में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस होता, इमेजिन करो स्किन की सेल्स ऐसी होती कि उनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता, तो अगर इंटरसेलुलर स्पेस होता तो डिजीज कॉजिंग पैथोजन एंटर नहीं कर जाता इजीली। तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखा जाता, क्योंकि काम ही यही है भैया, प्रोटेक्शन और मैकेनिकल इंजरी से बचाना। ठीक है, परमिएबल होती है एपिथेलियल, एक्सचेंज इसी के थ्रू पॉसिबल है। बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है, इसी एपिथेलियल टिश्यू की वजह से पॉसिबल है। हमने लोशन लगाया बॉडी पे, एब्जॉर्ब कर गया, क्योंकि हमारी स्किन बड़ी ही परमिएबल होती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है हर कुछ एंटर कर सकता है। डिजीज कॉजिंग पैथोजन इतनी आसानी से एंटर नहीं कर सकता। आपके चारों इर्द गिर्द डिजीज कॉजिंग पैथोजन प्रेजेंट है, मगर एंटर तो नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि परमिएबल लेयर प्रेजेंट है। बैरियर का भी काम करती है, सेपरेट करती है एनवायरनमेंट से अपन को। ठीक है, विथ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, लेट्स से ये कोई ऑर्गन सिस्टम है, ये कोई ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज एसोसिएटेड विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज एसोसिएटेड विद योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इनका भी सेपरेशन करती है बेसिकली। ठीक है, सो दैट इज अ वन शॉट रिवीजन गोइंग ऑन। जिसको टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो देखनी है सब पे बनी हुई है। ओके, पर यहां भी सब कुछ कवर अप करवा रही हूँ, छोड़ कुछ भी नहीं हुए। चलो, और मैं ये होप करके बैठी हूँ बच्चों ने सारे टॉपिक वाइज वीडियो देखे हुए हैं, तो यू नो उनको ये वन शॉट वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा दोबारा रिकॉल करने में जो पढ़ा था। चलो, एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड, तीसरा है कॉलमनार जिसका ही एक पार्ट है सिलिएटेड कॉलमनार, और चौथा है क्यूबॉइडल। ये 4 तरीके के होते हैं। 2 मिनट ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा। सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, एक फ्लैट लेयर ऑफ सेल होगी बस। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एक के ऊपर एक सेल होगी पक्का, 3-4 लेयर होंगी सेल्स की। ठीक है, कॉलमनार कॉलम लाइक सेल होंगी, कॉलम के जैसे दिखेंगी। ठीक है, अब इन कॉलम लाइक सेल के ऊपर तुम लगा दो सीलिया, बन गई सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्यूबॉइडल की बात करते हैं, क्यूब लाइक दिखती है, तो ये तो इनका विजुअलाइजेशन होगा कि ऐसे दिखती हैं। ठीक है, मिलती कहाँ का है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, याद करते चलो मेरे साथ साथ। ब्लड वेसल की लाइनिंग में, लंग एल्वियोलाई में, ईसोफेगस में, ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। खुद सोचो, एक रीज़न है इसका भी। एल्वियोलाई में अगर थिक लेयर होती, पर उसको तो गैसेस एक्सचेंज करवाना है, थिक लेयर होती तो दिक्कत नहीं होती, इसलिए उस जगह पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। हमारी स्किन के अंदर जहाँ ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए ताकि डिजीज कॉजिंग पैथोजन इजीली एंटर ना कर पाए, वहाँ पे क्या होती है आपकी स्किन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। तीसरी है कॉलमनार, ये कहाँ मिलती है बेटा? ये मिलती है आपकी उस पार्ट्स में मेजरली जहाँ पे सिक्रीशन हो रहा हो, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम दिखती है आपकी कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। ठीक है, और वहाँ काम क्या है इसका बेटा? एब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स होंगे बेसिकली। कहाँ प्रेजेंट है? किडनी की ट्यूब्यूल्स में, इवन सेलिवरी ग्लैंड की डक्ट में। जैसे सेलिवरी ग्लैंड होता है, इसके एसोसिएटेड ये डक्ट होती है जो सलाइवा और जो भी सिक्रीशन निकल रहा है ग्लैंड से उसको लेके जाती है। तो डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड पे भी ये प्रेजेंट होता है, और काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। आप देख सकते हो, दिस इज योर स्ट्रेटिफाइड सिंपल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ये क्यूबॉइडल वाली है, क्यूब शेप जैसा बताया, और ये
कॉलम लाइक है, ठीक है। तो 4 तरीके की होती है। नेक्स्ट इज योर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम बहुत सारे टिश्यूज पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसके काफ़ी सारे टाइप होते हैं। पहला है ब्लड बच्चों। ब्लड क्या है? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जनरली ये 2 चीज़ों से बना होता है, एक होती है आपकी प्लाज्मा, एक होती है आपकी ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स के अंदर 3 तरीके की सेल्स आती हैं, WBC, RBCs, प्लेटलेट्स, ठीक है। एक प्रोवाइड कर रही है, RBCs ऑक्सीजन को कैरी करती है, WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जो प्लेटलेट्स है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड को क्लॉट करवाती है। इंजरी हो गई, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है क्योंकि ये प्रेजेंट है, वरना ब्लड बहता रहेगा, ठीक है। जो प्लाज्मा दूसरा कंपोनेंट है, उसके अंदर मेजरली 90% पानी होता है। इसके अलावा जो बचा कुचा 10% है उसमें आपका मिनरल्स होंगे, ठीक है। मिनरल्स के बाद सॉल्ट्स होंगे, देन आपको हॉर्मोन्स होंगे एंड सो ऑन, ठीक है। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। काम क्या है इसका, अब वो देखते हैं। वेस्ट मटेरियल जो भी सेल ने निकाले ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हुए। हार्मोन बॉडी के अंदर जो ग्रोथ करवाते हैं वो ब्लड से जाते हैं, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड हुआ वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर करा। ये है ब्लड के मेजर काम, ठीक है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी टाइप्स हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। ब्लड के अंदर बेटा मैट्रिक्स होता है लिक्विड का, जो ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलो, कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक है। बहुत कंसाइज करके नोट्स बने हुए हैं ये एनसीईआरटी को लेके, ठीक है। तो बेटा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी मैट्रिक्स दैट इज देयर। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स लिक्विड है, ठीक है। अब अपन दूसरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, दैट इज योर बोन। बोन का मैट्रिक्स क्या है? बड़ा ही हार्ड होता है और कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है, ठीक है। काम क्या है? बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। अगर बेटा बोन नहीं होती तो क्या ये हमारा ढांचा होता है ऐसा, हम लूज से होते। बोन एक स्ट्रक्चर दे रही है हमारी बॉडी को, ठीक है। और फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल नहीं होती है। हड्डियां मोड़ सकते हो क्या? टूट गई ना, बहुत टाइम में हील करती हैं, दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इजीली ब्रेक थोड़ी हो जाती है ये। तो ये पहली है आपकी, पहली थी आपका ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप, दूसरा है बोन। तीसरा है आपका क्या? लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट दैट इज योर LB स्क्वायर। काम है बोन से बोन को ज्वाइन करना एंड इन टर्न क्या करवाना बेटा, आपका स्ट्रक्चर्स को, 2 बोन है, ठीक है, उनके बीच में प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर को होल्ड करवा रहा है। फिर है आपका टेंडन जो कि मसल से बोन को ज्वाइन करता है। काम क्या होता है इसका बेटा? काम होता है इसका मूवमेंट करवाना, क्योंकि बोन से मसल ज्वाइंट है, मूवमेंट करवा रही है, ठीक है। लिगामेंट जहाँ पे आपका ब्लड का मैट्रिक्स लिक्विड था, बोन का हार्ड था, इसका जो मैट्रिक्स होता है बड़ा ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो देख लो, दिस इज योर टेंडन, मसल से बोन को ज्वाइन कर रही है। लिगामेंट बोन टू बोन को ज्वाइन कर रहे हैं। देखो एक फीमर है, ये यहाँ से ही बोन टू बोन को ज्वाइन कौन करवा रहा है? ये एक बोन है, ये एक बोन है, इसको ये ब्लू पार्ट ज्वाइन कर रहा है जिसको अपन ने लिगामेंट बोला है, ठीक है। तो होल्डिंग द स्ट्रक्चर, स्टेबलाइजिंग द मूवमेंट, ये काम होते हैं लिगामेंट और बोन के। LB स्क्वायर से याद रखना, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है बेटा? ये प्रेजेंट होता है ईयर में, ट्रैकिया में, लेरिंग्स में। काम क्या है इसका? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। खुद ही फील कर लो कितना फ्लेक्सिबल है कान, इसकी वजह से। मैट्रिक्स याद करने वाली बात है सबके, इसका मैट्रिक्स है कॉन्ड्रिन का। किसका बेटा? कॉन्ड्रिन का, याद रखना, ठीक है। कॉन्ड्रिन कुछ नहीं होता, एक सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटीन और शुगर से बना होता है। ओके चलो, समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? उम्मीद आ रहा होगा, और आ रहा है तो फटाफट सेशन को लाइक कर दो, भूल मत जाया करो, शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये है एडिपोज वाला। एरियोलर के अंदर बड़ी सारी सेल्स देखने को मिलती है, जैसे मास्ट सेल, मैक्रोफैज, और इसका बड़ा रोल है इम्यूनिटी के अंदर। विद दैट जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है ना, वहाँ पे ये कुशनिंग लेयर का काम करता है। जैसे सडन जर्क आए तो ऑर्गन्स डैमेज ना हो जाए, तो वहाँ पे कुशनिंग लेयर बनाता है, ठीक है। एडिपोज है जिनके अंदर फैट ड्रॉपलेट्स होती है, फैट स्टोर होता है, और फैट एक इंसुलेटिंग लेयर होती है। कैसी होती है? इंसुलेटिंग लेयर, हीट को ट्रैप करके रखती है, करता है क्या? फैट। हीट अब हमारी बॉडी के अंदर भी फैट की लेयर है, तो फैट बुरा ही नहीं होता, फैट इज गुड फॉर अस ऑल्सो, ठीक है। जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं एनिमल्स, उनके अंदर तो ये बड़ी थिक लेयर होती है, तो हीट को ट्रैप करके रखते हैं, उन्हें गर्म करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट मैस्कुलर टिश्यू पे आ जाते हैं। 3 तरीके के मैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वॉलेंट्री,
स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक, इनके और भी नाम है। जैसे स्केलेटल का नाम है वॉलंटरी और स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगे। स्ट्राइएशन से अपन क्या समझते हैं? लाइट एंड डार्क बैंड विजिबल होते हैं, ठीक है। तो एक इस तरीके से बैंड होंगे, एक होगा डार्क, एक होगा लाइट, ठीक है, फिर एक होगा डार्क, फिर एक होगा लाइट। तो लाइट और डार्क बैंड विजिबल होते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? आपके स्केलेटल मसल के अंदर। ओके, अब इसका एक स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी इसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपको न्यूक्लियस एक से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको अपन मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं। प्रेजेंट का है लिम्स के अंदर, ठीक है। दूसरा टाइप का स्मूथ मसल, जिसको इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। अच्छा, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या? वॉलेंट्री दैट इज इन अवर कंट्रोल, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लिम्स का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, मगर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपना, एलिमेंट्री कैनाल है जो फूड मूव कर रहा है, उसका मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, इसलिए वो इनवॉलेंट्री है। तो दूसरी है स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री, अनस्ट्राइटेड भी बोलते हैं। इसका मूवमेंट अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसकी जो सेल होती हैं वो स्पिंडल शेप होती है कुछ इस तरीके की, ठीक है, टेपरिंग एंड होते हैं, स्पिंडल शेप होती है, जनरली यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, पर सेल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। कार्डियक मसल है, इसका भी तो मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट पे प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर देखोगे तो वही तुम्हारा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इस तरीके का। विद दैट इसके अंदर फर्क क्या है? देखो बेटा, एक चीज ध्यान से सुनना, इसके अंदर भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगे, बट इतने प्रोमिनेंट नहीं होते जितने स्केलेटल में होते हैं। स्केलेटल वॉलंटरी है, कार्डियक इनवॉलंटरी है। स्ट्रक्चरली कुछ कुछ सेम स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी इस तरीके का सिलेंड्रिकल सेल्स देखने को मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लियस होगा। बट फर्क कहाँ आता है? यहाँ पे ना तुमको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, एक के ऊपर एक फाइबर्स जुड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती। विद दैट पर सेल एक ही न्यूक्लियस विजिबल होता है आपका, कहाँ? कार्डियक मसल के अंदर। और प्रेजेंट कहाँ है बेटा? हार्ट में प्रेजेंट है। कार्डियक इज प्रेजेंट हार्ट। तो ये तीन तरीके की आपकी क्या है? मैस्कुलर टिश्यू टाइप। डिफरेंस आ जाता है, डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो चलो वो नहीं समझ में आया, एक बार यहाँ पे दोबारा से देखो इसको और मेरे साथ में विजुलाइज करते करते डिफरेंसेस पढ़ो। पहली है बेटा आपकी क्या? स्मूथ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह में प्रेजेंट है। स्पिंडल शेप सेल विद अ सिंगल न्यूक्लियस एंड मूवमेंट यू कैन नॉट कंट्रोल। दूसरी है आपकी क्या? दूसरी इज योर स्केलेटल, क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है, मैंने यहाँ से पहचाना, और इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तीसरी है आपकी कार्डियक। कार्डियक क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग प्रेजेंट है और पर सेल एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देखने में लग रहा है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, बट विजुलाइज जब करोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पर सेल एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, तो यूनिन्यूक्लिएटेड है, देख के पता चल रहा है, ठीक है। विद दैट एक डिफरेंस और है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको धारियाँ धारियाँ देखने को मिल रही है ना, दैट इज योर स्ट्राइएशन। मगर क्या ऐसी धारियाँ तुमको स्मूथ मसल में देखने को मिल रही है? नहीं। तो स्ट्रक्चर देखो और अपने आप डिफरेंसेस लिख के आओ, रटने की जरूरत नहीं कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर बेटा आपको दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है आपका न्यूरॉन। क्या क्या पढ़ना है? एक पढ़ना है न्यूरॉन। न्यूरॉन के साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं, जिनको अपन कहते हैं ग्लियल सेल्स। कई तरीके की होती है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड सो ऑन। तो न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? आपने कोई गर्म प्लेट छुई और आपने अपना हाथ पीछे कर लिया, क्योंकि इम्पल्सेस कैरी हुए हैं। इस पे मैं दोबारा आऊंगी, तुम एक बार डायग्राम देखो जरा, ये वाला देखो। नर्वस टिश्यू के अंदर दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर एनिमल टिश्यू। नर्वस टिश्यू किसका बना होता है? इसके अंदर आपको न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, और आपको सपोर्टिंग सेल्स देखने को मिलेंगी। न्यूरॉन इज योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। लेट्स से आपने कोई गरम प्लेट छू ली, दिस इज योर हॉट प्लेट, और आपने इस हॉट प्लेट को छुआ। अब छुआ क्या? किसके थ्रू छुआ? ऑब्वियसली फिंगर्स के थ्रू छुआ होगा, और आपने अपना हाथ पीछे कर लिया। तो उस समय हुआ क्या? उस समय ये हुआ कि सिग्नल भागते हुए गए आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास, इवन ब्रेन तक भी नहीं पहुंचे, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन ले लिया, भागते हुए सिग्नल पहुंचे स्पाइनल कॉर्ड के पास, और उसने बोला कि यार कोई गर्म चीज़ है, हाथ पीछे कर, नहीं तो हाथ जल जाएगा, और आपने हाथ पीछे कर लिया। अब ये जो सिग्नल है ट्रांसमिट कैसे हुए? ये बेटा ट्रांसमिट होते हैं न्यूरॉन्स की हेल्प से। तो न्यूरॉन्स का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेल बॉडी है, बीच में डेंस न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है, लंबा सा प्रोसेस है, एक्सॉन बोला है, और नर्विंग एंडिंग है, नर्व एंडिंग है। इसके सराउंडिंग एक शीत भी प्रेजेंट होती है,
बेसिकली, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं इसको अपन, जिनके आगे शीट प्रेजेंट होगी उसको अपन माइलिनेटेड बोलते हैं। इतना वैसे तुम्हारी एग्जाम में मतलब बुक के अंदर दिया नहीं है, जिसमें एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो अगर शीट प्रेजेंट होते हैं इसको अपन माइलिनेटेड बोलते हैं, नहीं होगी तो नॉन माइलिनेटेड बोलेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, जब आपने प्लेट छुई तो न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट करे, क्या हुआ होगा, इम्पल्सेस कैसे ट्रांसफर किए होंगे, ये थी आपकी प्लेट, ठीक है। प्लेट कहाँ से, आपने फिंगर से इम्पल्सेस लिए, फिंगर के बाद ये गए होंगे सेंसरी न्यूरॉन में। दो तरीके के न्यूरॉन यहाँ पे बता रही हूँ, उनके भी टाइप्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके गए होंगे आपका स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से ये दोबारा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, दो तरीके के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी और मोटर। मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस से आपकी इफेक्टर मसल, जो कि आपकी उंगलियों से जुड़ी होगी, उस पर चली गई होंगी, और आपने अपना हाथ, हैंड इज योर, पीछे कर लिया होगा, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल ट्रांसमिट हुआ होगा, प्लेट के थ्रू लिया, फिंगर्स के थ्रू छुआ, सेंसरी न्यूरॉन उनको लेके गए स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने उसको एनालाइज करा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू फिर सिग्नल गया और इफेक्टर मसल के पास गया, जो कि आपकी उंगलियों से जुड़ी हुई थी, और आपने अपना हाथ पीछे कर लिया। तो न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होता है और इस तरीके से होता है, ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा। अब होता क्या है, जब आप, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ठीक है, जैसे ही इम्पल्सेस जाते हैं न्यूरॉन के पास, ये न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, क्योंकि इसको बड़ी ही तेज़ी से ट्रांसमिट होना है। फिर ये जैसे यहाँ पे सिग्नल आया और इस डेंड्राइट्स ने उसको ले लिया, फिर उसने उसको भेजा पूरे न्यूरॉन पे, और इन टर्न वो कहाँ पहुँच गया बेटा, नर्व एंडिंग पे पहुँच गया। नर्व एंडिंग पे क्या होता है, इस जगह पे रिलीज होते हैं आपके क्या, आपके केमिकल्स। तो जो सिग्नल है नर्व एंडिंग से निकलता है केमिकल के फॉर्म में, फिर यहीं पे एक एसोसिएटेड होता है दूसरा न्यूरॉन, जिसके डेंड्राइट्स उसको दोबारा से ले लेते हैं, और फिर न्यूरॉन पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, मैम ये इलेक्ट्रिकल से केमिकल कन्वर्ट क्यों हुआ? बेटा वो इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर ये दूसरे न्यूरॉन पे चला गया तो उसको कर देगा डैमेज, क्योंकि ये सिग्नल बड़ा ही फास्ट होता है। सो ये जो राम कथा बताई, दैट इज एसोसिएटेड विद योर न्यूरॉन, तो आप समझ सकते हो। ये थोड़ा तैयार कर रही हूँ बच्चों को 10th के लिए भी, सब पढ़ना है 10th में, तुम अभी से पढ़ के जाओगे तुम्हारे लिए तो केक वॉक हो जाएगी, है ना। तो नर्वस टिश्यू के अंदर क्या है बेटा, दो चीज़ें हैं, न्यूरॉन और ग्लियल सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स के अंदर आपकी बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स हैं, ग्लियल सेल्स और एस्ट्रोसाइड्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइड्स हैं। और इन सपोर्टिंग सेल्स का काम क्या होता है कि ये न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करके रखें, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग अच्छी रखें, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो ये मेनली सपोर्टिंग सेल्स का काम होता है। तो बेटा इसी के साथ चैप्टर कर लिया है हमने ख़त्म। और एक क्वेश्चन देखा होगा, व्हाट इज़ अ टिश्यू, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, एक इंटरनल क्वेश्चन है ये, तो डेफिनेशन भी याद कर लेना, इसकी फर्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ाई थी। खैर इंटरनल क्वेश्चन की झलक इसलिए दिखाई है क्योंकि इंटरनल क्वेश्चंस का अलग से वीडियो प्रिपेयर कर चुकी हूँ, जाओ और अभी देखो। और अगर ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। विद दैट हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो चैप्टर अभी तक ये जो मैंने पढ़ाया है आज वीडियो में, मैंने एनसीईआरटी की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। टैबुलर फॉर्म में जितना इजी करके समझा सकती थी वो उतना इजी करके समझाया है, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन ख़त्म करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।